आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय की जेब, हर मोबाइल यूजर और हर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की सच की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधा सवाल, क्या इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जो हमें बाहर से कंपटीशन दिखता है, क्या वो सच में असली कंपटीशन है, या फिर ये एक ऐसा कंट्रोल्ड मार्केट बन चुका है जहां हकीकत में सिर्फ दो खिलाड़ी ही दाम, प्लान और नियम तय कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम किसी कंपनी पर सीधे आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट और सरकारी डेटा के आधार पर सिस्टम, पॉलिसी और पावर स्ट्रक्चर पर जरूर सवाल उठाएंगे। तो चलिए लेयर बाय लेयर समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैदान में असल में खेल कौन कौन रहा है। ट्राई, जिसका पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट साफ बताती है कि जियो और एयरटेल ने मिलकर भारतीय टेलीकॉम मार्केट पर 80% से ज्यादा सब्सक्राइबर शेयर और 81% से ऊपर रेवेन्यू शेयर कंट्रोल कर लिया है। दिसंबर 2024 की स्थिति साफ है। जियो के पास करीब 47.6 करोड़ यूजर है, यानी भारत के लगभग हर दूसरे मोबाइल यूजर का कनेक्शन जियो पर है। ये करीब 50% सब्सक्राइबर शेयर बनाता है। एयरटेल के पास करीब 48 से 39 करोड़ यूजर है, यानी 30 से 33% के आसपास मार्केट शेयर। मतलब साफ शब्दों में कहे तो हर 10 मोबाइल यूजर में से 8 मोबाइल यूजर या तो जियो पर है या तो एयरटेल पर, यानी दो कंपनियों के पास 80% से ज्यादा मार्केट कंट्रोल है। अब अगर सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड और डेटा मार्केट देखे तो अगस्त 2025 तक जियो और एयरटेल मिलकर यहाँ भी 80% से ज्यादा हिस्सा में कंट्रोल किए हुए है। और अगर बात करें रेवेन्यू की, जो किसी भी इंडस्ट्री की असली ताकत को दिखाता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में जियो का रेवेन्यू शेयर लगभग 42% और एयरटेल का लगभग 39% था, यानी कमाई के मामले में भी दोनों मिलकर 81% से ज्यादा पर अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग है। वोडाफोन आइडिया सिमट के सिर्फ 13 से 15% रेवेन्यू शेयर में बीएसएनएल लगभग 6 से 8% के आसपास है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि मार्केट का ज्यादातर कंट्रोल कुछ गिने चुने हाथों में सिमट चुका है। इस स्थिति को कहा जाता है नियर डुओपोली। पहले ये समझो कि डुओपोली होता क्या है। मान लीजिए एक गाँव में सिर्फ 2 किराने की दुकान है। अगर दोनों मिलकर कीमत बढ़ा दे तो ग्राहक क्या खरीदेगा? या तो महंगा सामान खरीदेगा या फिर बिना सामान के रहेगा। आज टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दो बड़े खिलाड़ी इतने हावी हो चुके हैं कि वोडाफोन आइडिया हाईटीन के मार्केट शेयर से फिसलकर अब मीटिंग में आ गया है। ट्रेड साफ दिखाई देता है। जियो और एयरटेल ऊपर जा रहे हैं, बाकी खिलाड़ी नीचे की ओर खिसकते जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन आगे है और कौन पीछे, बल्कि असली सवाल ये बनता है कि ये नियर डुओपोली बनी कैसे, और क्या इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम और पॉलिसी ने भी कोई भूमिका निभाई। अब बात करते हैं पॉलिसी की। ये कोई आरोप नहीं, ये ट्राई का डेटा और पब्लिक रिपोर्ट पर आधारित एनालिसिस है। सबसे बड़ा मुद्दा है एजीआर पॉलिसी। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कारण वीआई जैसे प्लेयर पर भारी कर्ज चढ़ गया। सरकार ने कुछ राहत जरूर दी। इंटरनेट ड्यूज को इक्विटी में बदला। फरवरी 2023 में वीआई में 33% स्टॉक लिया और बाद में इस हिस्सेदारी को बढ़ाने की मंजूरी भी दी। स्पेक्ट्रम ऑक्शन में भी जून 2024 के ऑक्शन में जियो और एयरटेल ने बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम खरीदा, जबकि वीआई की भागीदारी सीमित रही। अगर बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल को पूरी टेक्नोलॉजी पैरिटी नहीं मिली। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर टीसीएस, तेजस नेटवर्क और सी डॉट पर फोकस रहा, जिससे ग्लोबल वेंडर से इक्विपमेंट खरीदने में देरी हुई। नतीजा ये हुआ कि बीएसएनएल 4G रोल आउट 2023 से खिसककर 2025 तक पहुँच गया। वीआई को भी पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि 5G में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो गया। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन दिया गया, लेकिन ये कदम फिलहाल डुओपोली तोड़ने वाला बड़ा बदलाव साबित नहीं हुआ। सोचिए, अगर पॉलिसी सभी के लिए बराबर होती तो क्या मार्केट इतना असंतुलित होता? बीएसएनएल का मामला साफ है। स्वदेशी टेक पर जोर तो रहा,
लेकिन सप्लाई और टेस्टिंग में लगातार दिक्कतें आती रही। जब 2023 से 2025 के बीच यूजर 5G में शिफ्ट हो रहे थे, तब भी BSNL के पास ढंग का 4G नेटवर्क देर से आया था। नतीजा ये रहा कि यूजर धीरे धीरे जियो और एयरटेल की तरफ पोर्ट होते गए। आज की स्थिति ये है, जियो और एयरटेल पूरे देश में पैन इंडिया 5G नेटवर्क के साथ आगे निकल चुके हैं। BSNL अब रोल आउट फेज पे अटका हुआ है, जहां 4G और 5G दोनों की रफ्तार धीमी है, और वोडाफोन आइडिया AGR बकाया और भारी कर्ज की वजह से नेटवर्क पर जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। नतीजा साफ है, नए और तेज नेटवर्क का फायदा फिलहाल ज्यादातर यूजर को सिर्फ 2 कंपनियों से मिल रहा है, जबकि बाकी प्लेयर्स मुकाबले पे टिक नहीं पा रहे हैं। आज ज्यादातर सर्कल्स में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए असल में सिर्फ 2 मजबूत विकल्प बचे हैं। अगर दोनों में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो तीसरा रास्ता ढूंढना मुश्किल है। मार्केट पोजीशन आज बिल्कुल साफ है। जियो खुद को एक लीडर की तरह स्थापित कर चुका है। एयरटेल एक प्रीमियम नेटवर्क और प्राइसिंग के साथ खेल रहा है। वी लगातार स्ट्रगलिंग मोड में है और BSNL एक PCU या निश प्लेयर बनकर रह गया है। जब मार्केट इस तरह बढ़ जाए, जहां असली ताकत सिर्फ 2 खिलाड़ियों के पास हो, तो सवाल उठना नेसेसरी है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो क्या आने वाले समय में असली कंपटीशन वाकई बच पाएगा? अब आते हैं उस असर पर जो हर यूजर सीधे महसूस करता है, क्योंकि विकल्प जब कम हो जाता है तो कंपनियों पर सस्ता देने का दबाव भी खत्म हो जाता है। यही हमने जुलाई 2024 में देखा। जियो ने अपने प्लान्स में 12 से 25% तक बढ़ोतरी की। एयरटेल ने भी 11 से 21% तक टैरिफ हाई किया। VI ने भी 10 से 20% तक दाम बढ़ाए। 5G मोनेटाइजेशन में भी यही पैटर्न दिखता है। अनलिमिटेड 5G अब ज्यादातर हाई डेटा प्लान्स तक सीमित है। कई एनालिसिस के मुताबिक ARPU को 220 से 300 तक ले जाने के लिए 2025-26 में एक और टैरिफ हाइक संभव है। जहां पहले 100 रुपए के आसपास मिनिमम रिचार्ज मिल जाता था, अब लगभग 200 रुपए देना जरूरी हो गया है। और सर्विस क्वालिटी का हाल क्या है? मई 2025 में लोकल सर्कल सर्वे में 89% यूजर ने कॉल ड्रॉप और नेटवर्क इशू की शिकायत की है। यानी दाम बढ़े लेकिन भरोसेमंद सर्विस की गारंटी अब भी नहीं। यहाँ सवाल उठता है, अगर मार्केट में कंपटीशन कम है और यूजर पहले से परेशान है, तो फिर रेगुलेटर की भूमिका क्या होनी चाहिए? ट्राई की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। फ्लोर प्राइस तय क्यों नहीं किया गया? डोमिनेट प्लेयर्स को कंट्रोल में रखने वाला सख्त रेगुलेशन कब आएगा? तो आज हमने ट्राई डेटा के आधार पर देखा नियर डुओपोली कैसे बनी, पॉलिसी ने क्या रोल निभाया, BSNL और VI क्यों पीछे रह गए। ये आरोप नहीं है, ये तथ्यों से निकले सवाल है। अगर कल सिर्फ 2 कंपनियां बची तो नुकसान किसका होगा? महंगे प्लान, कम विकल्प या फिर इनोवेशन की रफ्तार? सोचिए और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए।